अर्थव्यवस्था के पूरा दुनिया में अर्थव्यवस्था तीन तरह का होता है। पूरा दुनिया की बात हो रहा है, पूरा देखो विश्व में, यहाँ पे लिख दिया है कि पूरा विश्व में अर्थव्यवस्था जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं मिक्सड इकोनॉमी। अब तीनों का परिभाषा थोड़ा सा समझ लेते हैं हम अपना रूप में कि पूंजीवाद क्या होता है। तो पूंजीवाद वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादनों के साधनों का जो स्वामित्व रहेगा वो निजी व्यक्ति के पास रहेगा। अगर हम कोई चीज उत्पादन किए हैं तो उसका मालिक हम रहेंगे, तो वो हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सारा का सारा देश क्या है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इन लोगों को पैसा बहुत है और जो भी कुछ उत्पादन करेगा वो सब अपना अपना देश के लिए उत्पादन करेगा, दूसरा के लिए नहीं करेगा। ठीक है, देखो इसमें एक और शॉर्ट में लिख दिया है कि इसका उपयोग निजी लाभ के लिए होता है, यानी कि अपना लाभ के लिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है उसमें अपना फायदा है, अपना लाभ होता है। आगे है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो इसमें साफ पता चला है समाजवादी मतलब समाज का फायदा होना चाहिए पूरा पूरा, तो यहाँ लिखे हैं वैसा ही। वैसा अर्थव्यवस्था जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, पूरा समाज के कल्याण होना चाहिए, उसमें अपना नहीं। और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और संचालन देश के सरकार के पास रहेगा, मतलब उसको चलाएगा सरकार, लेकिन फायदा सरकार को खाली अकेले नहीं होगा, पूरा समाज के फायदा के लिए वो संचालन करेगा, उसको देख रेख करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में यहाँ पे चीन लिया गया है और क्यूबा, ये जो दो देश का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है वो सब है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में। यहाँ पे समाज के लिए काम किया जाएगा लेकिन उसका देखरेख सरकार करेगा। ठीक है, उसके बाद में लेते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा जो भारत देश है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था ही चलता है। वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास में होता है, उसको बोलते हैं मिश्रित, मिला हुआ सीधा सीधी, मतलब कि पूंजी और समाजवाद दोनों मिक्स रहेगा, और इसका जो हक रहेगा तो सरकार के पास भी रहेगा और इंसान के पास भी रहेगा, इंसान के पास में भी। तो यहाँ है सरकार और निजी व्यक्ति के पास में भी इसका हक होगा, उसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे यहाँ पे हम भारत लिखे हैं, यानी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था अपनाया जाता है, तो पूंजीवादी। और ऐसे रह सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत निम्नलिखित में से भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है जो कि एकदम अच्छा है, ये आ जाता है ऑप्शन में से कभी कभी एग्जाम में पूछता है। उसके बाद दो बात और लिख दिए हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। ये वाला बात चूंकि वही बात अभी जो समझाया तो वही पूंजीवाद और समाजवादी का मिश्रण है मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोनों मिक्स होकर इसमें काम करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है एक तरह से। इसके बाद देख लेते हैं अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके विकास कैसे कैसे किया। कोई भी चीजें जब विकास करता है तो एक बार में नहीं करता है, बहुत सालों लग जाता है उसको विकास करने में। क्योंकि इसके बारे में इंट्रो में भी शुरू में बताए होंगे कि अर्थव्यवस्था जो भारत का था, यह हमारा इतिहास था, वो 200 वर्षों तक हम लोग को गुलाम बनाया गया, और जिसके वजह से हम लोग को अर्थव्यवस्था में सुधार होने में काफी समय लग गया था। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे है, अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है। कोई भी चीजें का एक लंबा इतिहास होता है जब वो विकास करता है धीरे धीरे करके। हम लोग भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आज रिजल्ट जो भी आए तो बचपन का मेहनत के का खा से लेकर के आज तक का रिजल्ट रहता है, तब लगता है कि हाँ कुछ सीखे हैं। तो हर व्यक्ति का जो सफल होता है उसका एक इतिहास होता है। ठीक उसी तरीके से अर्थव्यवस्था का भी एक लंबा इतिहास है। यहाँ पे लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारिक स्थिति नहीं है, इसका एक अपना ही इतिहास है। मतलब हर देश का ये इतिहास ही रहता है। हर देश का अगर किसी का अर्थव्यवस्था ठीक है तो ठीक है, किसी का अर्थव्यवस्था अगर खराब होगा तो उसको अभी ठीक हो रहा है तो उसका भी एक बीता हुआ इतिहास होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ भारत उठाए हैं क्योंकि हम लोग उसी देश में रहते हैं इसीलिए। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दो गो पारंपरिक सहयोगी क्रिया है जिससे हम लोग अर्थव्यवस्था को विकास कर सकते हैं, जिसमें पहला है आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास।
आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास, सारा क्लास तो इसी में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आर्थिक विकास के बारे में कुछ चीजें लिखे हैं, इसका डिफिनेशन मात्र लिखा हुआ है, इसके बारे में और डिटेल्स अगला क्लास में देख लेंगे। और मौद्रिक विकास पूरा चलेगा, उसके बाद चैप्टर में थोड़ा सा लास्ट कर जाएगा। मौद्रिक विकास के बाद में चैप्टर खाली बिहार के बाढ़ सुखाड़ के बारे में आके खत्म हो जाएगा। तो आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास का परिभाषा को लेकर ना बहुत सारा जो अर्थशास्त्री लोग हैं उस समय मतभेद रहता है कि हम ये वाला डिफिनेशन देंगे, हम वो परिभाषा देंगे, लेकिन सबका अलग अलग परिभाषा है, सबका एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ परिभाषा लिया गया है। तो प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार में एक भाषा लिया गया है कि आर्थिक विकास आखिर है क्या। तो ये कहते हैं कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि और दूसरी ओर में क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि। ये दो बात को याद रखना है, एक और श्रम शक्ति में वृद्धि होना चाहिए और दूसरा ओर में जनसंख्या शक्ति में वृद्धि होने का संबंध है। ये प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार है ये आर्थिक विकास का मतलब। अर्थव्यवस्था हमारा विकास कब करेगा? जब हमारा श्रम में शक्ति में वृद्धि होगा, हमारा श्रम जो मेहनत करते हैं उसमें शक्ति में जब बढ़ोतरी होगा और जनसंख्या में वृद्धि होगा, तब हमारा आर्थिक विकास करेगा, हमारा अर्थव्यवस्था ठीक ठाक हो जाएगा। ये रोस्टो के अनुसार से है। लेकिन इसके बाद में प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन, इनका भी कहना दूसरा है। इन लोग कहते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मतलब लंबे समय के बाद में किसी के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है तो उसको बोलते हैं आर्थिक विकास। तो ये भी ठीक है, थोड़ा हद के लिए ये भी ठीक है। दोनों पहलू से देखा जाए तो दोनों ठीक है, दोनों को थोड़ा सा समझाते हैं हम अपना भाषा में। देखो यहाँ बोल रहा है श्रम शक्ति में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि। कोई भी इंसान है तो अपना मेहनत में क्या करेगा? वो बढ़ोतरी करेगा, अर्थव्यवस्था उससे विकास करेगा, प्लस जनसंख्या बढ़ेगा तो उससे भी करेगा। हालांकि जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारा समस्या भी उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें पहले के मुताबिक हो सकता है कुछ बेहतर निकले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सब कुछ पुराना चल रहा है। एक आध दो को बच्चा नया आ गया, जैसे भीमराव अम्बेडकर मान लेते हैं, आकर के सब सिस्टम में बदल दिए। तो ऐसा बहुत सारा होता है कि जनसंख्या बढ़ता है तो आने वाला समय में बहुत सारा बदलाव हो सकता है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो इनका भी परिभाषा सही है, दूसरा दृष्टि से देखा जाए तो इनका भी परिभाषा सही है कि दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि। दीर्घकाल मतलब कि बहुत लंबे समय में अगर हिसाब किताब से धीरे धीरे करके वृद्धि हो रहा है तो वो एक आर्थिक वृद्धि होगा। तो दोनों के हिसाब से हम लोग सही समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। सीधा सा याद रखोगे कि अर्थव्यवस्था जब विकास कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो क्या उद्देश्य है? समस्त क्षेत्र में मतलब कि पूरा क्षेत्र में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। जो भी कुछ उत्पादन होगा उसका ऊंचा स्तर, एकदम नंबर 1 पे टॉप जितना हो सकता है उतना अच्छा से करो। तो ये होता है आर्थिक विकास का मतलब कि अर्थव्यवस्था का विकास का स्तर उद्देश्य होता है, जो कि मेन मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? तो सीधा सीधी उत्पादकता का स्तर ऊपर जाना, विकास करना और ज्यादा से ज्यादा, यही इसका उद्देश्य रहता है। इसमें मेरे तरफ से थोड़ा सा समझ लो, एग्जाम में कभी भी अगर आ जाए बाई चांस कि आर्थिक विकास को परिभाषित करें, तब तुमको जो भी याद रहेगा दोनों डिफिनेशन दे सकते हो। लेकिन एग्जाम में अगर लिख के दे दिया कि रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास क्या है, या तो फिर बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास क्या है, तब वहां पे फिर तुमको उसी वाला डिफिनेशन देना पड़ेगा। और एग्जाम में ऐसे करके देता है एक आध दो क्वेश्चन, जहां तक हम देखे हैं क्वेश्चन बैंक में और क्वेश्चन में, कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार में जैसे भूमि वाला था उसमें वो सब कैसे देता था, वैसे करके इसमें भी एग्जाम में देता है। तो याद रखोगे कि जो यहाँ अर्थशास्त्री है उसका नाम के साथ में उसका डिफिनेशन याद जरूर रखना। उस किताब में भी, भारतीय भवन में भी देखोगे तो पूरा का पूरा ये वाला डिफिनेशन मैच करेगा। जहां पर कोई व्यक्ति का नाम रहेगा, कोई अर्थशास्त्री का, उसका नाम के साथ में लाल लाल से लिखा होगा उसका पूरा डिफिनेशन, और हूबहू एक अक्षर में उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, और मैचिंग करेगा पूरा पूरा, इसमें भी उसमें भी मैच करेगा। और बाकी जो चीजें है हो सकता है कि टॉपिक हेडिंग थोड़ा सा दाएं बाएं रहे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में इतना ही रहने देते हैं, इतना ठीक है।